विपुल जी शुरू कर दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज जो हम विषय लिए हैं वह है अभिरक्षक यानी कस्टोडियन। जो आज के कोटेशन होंगे 2100 से लेकर 2106 तक, इन पे हम बात करेंगे। इसके लिए हमने 5 बिंदुओं को शामिल किया है, जिसके माध्यम से इस विषय पर हम बात करेंगे। जो इस जो पहला बिंदु है वह है कि जब तक यह संविधान और यह लोकतंत्र है, तब तक इस तंत्र बिरादरी को, यानी जो तंत्र है, उसको कोई संकट नहीं। क्योंकि जो हमारा संविधान है उसी ने भैंस का जो बंटवारा इस तरह से किया है कि उसका मुंह किसी और को मिल गया, थन किसी और को मिल गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मलाई है, जो लाभ है, वो किसी और हिस्से, और जो जनता है, समाज है, उसके हिस्से कुछ नहीं। देखिए, यह जो बात कही गई है, यह एक लोक कथा है। उसी से यह बात लिया गया है, जो कि भैंस का उदाहरण दिया गया है। यह बात सही है कि यह जो लोकतंत्र है, ये जो संविधान है, यह बनाया ही गया है इसके उन लोगों के लिए जो समाज में शक्तिशाली हैं, जिनका दबदबा है, जिनका वर्चस्व है। उन्हीं लोगों के लिए ही यह संविधान है, यह लोकतंत्र है। इसमें जो जिम्मेदारी है वह जनता या समाज के जिम्मे है, और जो उसका जो अधिकार है, जो उसका शासन है, वह कुछ लोगों के हाथ में है। जनता का कार्य है टैक्स भरना, जो अपनी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना, और जो इस तंत्र में व्यवस्था में शामिल हैं वह मलाई मार रहे हैं। इस कोटेशन के कहने का मतलब यही है। जो दूसरा कोटेशन है जो लिया गया है 2101 से, यह कोटेशन कहता है कि यह एक संवैधानिक दोष था कि हमारी संसद को अभिरक्षक यानी कस्टोडियन की भूमिका दी गई, जो किसी परिस्थिति में मैनेजर को दी जाती है, वो भी अल्पकाल के लिए। देखिए, इस कोटेशन को पहले समझते हैं। ये कोटेशन कहना क्या चाहता है। इस कोटेशन में जो बात कही गई है, वह उसके कहने का मतलब यह है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको कस्टोडियन का दर्जा दिया गया था, अभिरक्षक का दर्जा दिया गया था। कस्टोडियन या अभिरक्षक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या मालिक, राजा, जब अपंग हो, अल्पवयस्क हो, या मंदबुद्धि हो, उस हालत में जो कस्टोडियन होता है वह उसका राज का संभालता है।
इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। अकबर जब बच्चा था, उसका कस्टोडियन था बैरम खान। जब मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जब बच्चे थे, उनके कस्टोडियन थे दुर्गा दास राठौर। तो ये कस्टोडियन की परंपरा चली आ रही है। लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट को जो कस्टोडियन का दर्जा दिया गया था, दुर्भाग्य से वह मालिक बन गया है। उसे जब कस्टोडियन बनता है तो उसकी एक सीमा होती है कि राजा अभी नाबालिग है, जब तक ये बालिग नहीं होता आप रहेंगे। लेकिन उसने क्या किया, तख्ता पलट दिया। यही हाल जो हमारी पार्लियामेंट ने किया। जो संविधान है उस पर अधिकार कर लिया, जो समाज है उस पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद जो हाल है हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजर था वह मालिक बन गया, और जो मालिक था उसकी हालत गुलामों वाली हो गई है। जो तीसरा कोटेशन है, जो आता है 2103 से, इसमें कहता है कि जो भी भ्रष्टाचार या उच्छृंखलता है, अपराधीकरण है, यह इसलिए आई है कि जो पार्लियामेंट ने अभिरक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। देखिए, जब जब किसी घर का नौकर मालिक बन जाएगा, तो फिर उस घर की हालत क्या होगी, ये समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। यही हाल हुआ पार्लियामेंट का। जब पार्लियामेंट ही सब कुछ हो गया, वह कानून बना सकता है, वही संविधान में अमेंडमेंट कर सकता है, उसी उसी के लोग विधायिका रहेंगे और कार्यपालिका भी रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार तो होना ही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं नहीं। जब व्यक्ति के पास, जब गलत व्यक्ति सत्ता पे हावी हो जाएगा, उसको अधिकार मिल जाएगा, शक्तियां मिल जाएंगी, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा ही। जो हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया, और इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों शामिल हैं। इन लोगों ने संविधान और जो समाज है उस पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद जो यहाँ के नागरिक थे उनको एक तरह से गुलाम बना लिया। ये तो था 2103। जो चौथा जो चौथा है वह है 2105। यह कहता है कि जो अभिरक्षक की भूमिका में जो पार्लियामेंट आ गई, उसने क्या किया कि जन कल्याण के नाम से सारे जो कार्य थे उसको अपने जिम्मे ले लिए। और जब वो अपने जिम्मे ले लिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य तो कहा जाता है, लेकिन वो उसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। लोक कल्याण के नाम पर जनता को गुलाम बनाकर रखो, लोगों को सुविधाएं दो, ताकि जब व्यक्ति को सुविधा मिलती है तो जाहिर सी बात है वह आराम पसंद हो जाता है। वह व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक क्षमता है वो गिर जाती है। वह आदमी ज्यादा गहराई से विचार नहीं कर पाता। यही ये तंत्र चाहता है कि हम ऐसा माहौल बना दें कि लोगों को अ, अनाज दे मुफ्त में, मुफ्त में
नौकरी दें और जनता आराम से रहे, कुछ सोचे, समझे, बस सुविधा में है। तो ये भी एक कंस्पिरेसी है कि जनता को सुविधा देकर उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बना लो और अपनी रोटियां सेकते रहो। यही हाल यहां भी हुआ है। जन कल्याण के नाम से जो हमारे अधिकार थे, जो समाज था, उसको उसको इन लोगों ने लगभग खत्म कर दिया, उसमें कटौती कर ली। और आज स्थिति ये है कि समाज राज्य के अधीन हो गया है और राज्य मनमाना हस्तक्षेप कर रही है। यह जो अंतिम जो कोटेशन है, जो 2106 है, वह अंबेडकर पर है। अब देखिए, यह जो बात है बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाली है। मैं इस पे कुछ बोलूंगा। देखिए, अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया। उनको संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन क्या ये बात सही है? जो संविधान सभा थी उसमें तो 289 मेंबर थे और उसमें कितनी सारी समितियां थीं। झंडा समिति, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति। उन्हीं में से एक था प्रारूप समिति, वो जिनके अध्यक्ष थे। आपको शायद जानकारी हो या न हो, एक व्यक्ति हुए BN राव, जो बहुत बड़े संविधान विवेता थे उस दौर के। उन्होंने ही संविधान की असल मायने में रूपरेखा रखी। ये वही थे। और कहा जाता है कि वो इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने दो देशों का संविधान तैयार किया, भारत का और बर्मा का, जिससे आज हम म्यांमार कहते हैं। और उन्हीं ने ये सारा काम किया। अब बात ये आती है कि फिर अंबेडकर को क्यों दिया जाता है? तो इसके पीछे राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कोटेशन कह रहा है कि अंबेडकर की जो भूमिका निर्णायक मानी जाती है, तो फिर सवाल यह है इसमें कि जब ऐसा संविधान बना दिया जो जिसमें अनेक खामियां हैं और जिसका निर्माता अम्बेडकर माना जाता है, तो ये तो जो इसकी विद्वता है, काबिलियत है, उस पे ही सवाल खड़ा करता है कि उसने ऐसा संविधान बना दिया कि इसने अव्यवस्था को ही जन्म दिया। अब ऐसे व्यक्ति को विद्वान मानना बहुत बड़ी भूल होगी। या तो हम या तो हम ये बोलना छोड़ दें कि संविधान अंबेडकर ने नहीं बनाया, या अगर हम ये बोलते हैं कि संविधान अंबेडकर ने बनाया है, तो भैया ये उसकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मैं बताता हूं, संविधान है क्या? कैंची और गोंद का खिलवाड़ है। अमेरिका से कुछ ले लिया, फ्रांस से कुछ ले लिया, जापान से कुछ ले लिया, साउथ अफ्रीका से कुछ ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से कुछ ले लिया। भानुमति का गुनबा, कहीं कहीं रोड़ा, वही हाल इसका है। और सुनिए, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था,
जो अंग्रेजों ने भारत पे अगले 1000 साल तक राज करने के लिए आया था, उसी का टू कॉपी है संविधान। आप उसको पढ़िए पहले। तो जाहिर सी बात है कि जो संविधान, जो 1935 का जो संविधान था, जो अंग्रेजों ने लाया था हम भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए, अगर उसी पे आधार बनाकर हम अगर संविधान रचते हैं, वो हमारा भला कैसे कर सकता है? ये बात विचारणीय है कि जिस संविधान को हम इतना अच्छा कहते हैं, वह संविधान 1935 का जो भारत शासन नियम था, उसी पे बेस्ड है। वो हमारा संविधान भला कैसे कर सकता है? तो ये था आज का विषय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी क्षमता अनुसार इस विषय को एक्सप्लेन किया है, आपके सामने रखा है। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं इस विषय पर थोड़ा सा रख देता हूँ। देखिए, चौथे नंबर का जो कोटेशन है, इस पर वैसे तो हम लोगों की कई बार चर्चा हुई है जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के, कि राज्य का काम नहीं है जन कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण करना। एक तो हम लोगों को ये कम से ध्यान कम देना चाहिए कि कुछ मानवीय स्वभाव, कुछ मानवीय प्रवृत्ति भी होती है। तो जो हमारी पिछली चर्चाएं चली है, मैं उनसे थोड़ा सा हटकर बोलना चाहूंगा, क्योंकि विषय ये हम लोग रिपीट कर चुके हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, किसी भी व्यवस्था में मानवीय स्वभाव का लाभ उठाया जाता है। मानवीय स्वभाव का अर्थ है कि आपके सामने दाल चावल है और रसगुल्ला है, तो मनुष्य रसगुल्ले की तरफ ही भागेगा। इंद्रियां अपना आकर्षण ढूंढती हैं। तो भले ही आप उसे जो है वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो और दाल चावल अधिक फायदेमंद हो, लेकिन स्वाद किधर है? अच्छा, मनुष्य का स्वभाव है। तो जब व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, तो जितने भी धूर्त लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मानवीय स्वभाव की स्टडी जरूर करते हैं। वो लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लोगों को अगर गुलाम बना करके रखना है, तो वो कौन कौन सी ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर उनको बनाया जा सकता है या उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। और वे सभी एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह सुविधा सुविधा की तरफ भागता है। और सुविधा और स्वतंत्रता, इन दोनों चीजों को हम देखते हैं, तब हमें एक कहानी याद आती है कुत्ते और एक भेड़िए की। जहाँ एक भेड़िया जंगल से जाता है, वो कहता है जंगल में सूखा पड़ गया, कमजोर हो जाता है। और जब रास्ते में जाता है तो उसे एक कुत्ता मिलता है, और वो कुत्ते को देखता है कि कुत्ता इतना तंदुरुस्त है, इतना हट्टा कट्टा है। और कुत्ता बाद में उसे कहता है कि मेरा मालिक बहुत दयालु है, वो तुमको भी साथ रख लेगा, दिन भर खाने पीने को देता है, बहुत अच्छे से रखता है, चलो मेरे साथ। और वो भेड़िया उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। बाद में वो भेड़िया देखता है कि कुत्ते के गले में कुछ निशान पड़ा हुआ है, और वो पूछता है कि बाकी सब तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारे गले में ये निशान कैसा है? तो कुत्ता कहता है कि वो मालिक जो है वो मुझे अच्छा खाने पीने को देता है, सारी सुविधाएं देता है, लेकिन इसके बदले में जो है वो मुझे दिन भर बांध करके रखता है गले में, ताकि मैं किसी को काट ना लूं, और रात में खोल देता है। तब वो भेड़िया कहता है कि तुम्हें सारी सुविधाएं, तुम्हें मुबारक हो,
मुझे मेरी स्वतंत्रता प्यारी है। अर्थात सुविधा की चाह में जो है समाज में या मनुष्य की जो जो इच्छा है वह कुत्ते के जैसी होती जा रही है। वो स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है। ये एक मानवीय ऐसा स्वभाव है जिसका लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर वह स्वतंत्रता का महत्व वास्तव में समझे तो उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन गुलाम होने में और गुलाम हो करके महसूस ना करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जब भारत गुलाम था तो हमारे यहाँ 7.5 लाख क्रांतिकारी जो है बलिदान हो गए। उन्हें ये पता था कि लड़ना किसके साथ है। उन्हें पता था कि शत्रु कौन है। उन्हें पता था कि जो है हम किसके गुलाम हैं। वर्तमान व्यवस्था में हमें यही नहीं पता है कि हमारी जो सत्ता है वो सत्ता हमें गुलाम बना रही है। जिस सत्ता को हम अभिरक्षक मान करके चल रहे हैं, संरक्षक मान करके चल रहे हैं, उसकी नीयत संरक्षक की भी नहीं है। उसकी नीयत तो है नियंत्रण की बनी हुई है। और हम लोग जो है वो सुविधाओं के नाम पर या अन्य जो चीजें मुफ्त की शिक्षा हो, मुफ्त का राशन हो, ये भी विचार नहीं करते कि वो सब आएगा कहाँ से। कोई विदेशों से पैसा तो आ नहीं रहा है, एक वर्ग से लिया जा रहा है, दूसरे वर्ग को दिया जा रहा है, और दोनों के बीच में वर्ग विद्वेष भी भड़काया जा रहा है। तो ये स्थिति जो दिखाई देती है, आखिर चीन को देखें, चीन इतनी तरक्की कर गया। जाहिर सी बात है, जहां पर मौलिक अधिकार बाधित होंगे, जहां स्वतंत्रता बाधित होगी, वहां तरक्की बहुत तेज होती है। क्योंकि वहां पर अव्यवस्था नहीं होगी। लोकतंत्र का एक ढांचा ऐसा भी बना हुआ है जहां अव्यवस्था हो ही जाती है। इस परिस्थिति में विकास की दर तो धीरे होगी। अब आपको चुनना है, विकल्प आपके पास है। आपको बहुत तेज विकास चाहिए और गुलामी चाहिए, या फिर आप धीरे धीरे बढ़ने के लिए तैयार हैं लेकिन स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारतीयों का जब हम इतिहास देखते हैं तो हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में हम लोगों ने स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया है। और स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व दिया, यही कारण है कि हमारे यहाँ भिन्न प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, मान्यताएं सब पनप पाई। अगर हमारे यहाँ एक बाउंड सिस्टम होता तो ये कभी नहीं हो पाता। अर्थात भारतीय जो समाज है उसने सुविधाओं को इतना महत्व नहीं दिया। लेकिन जब से ये हमारे यहाँ अंग्रेजों का जो सिस्टम आया, संवैधानिक व्यवस्था आई, जब हम स्वतंत्र हुए और वहीं से सब कुछ लिया गया, तो हमारे मन मस्तिष्क में वही धारणा बैठा दी गई जो यूरोप में है, जो दुनिया के अन्य देशों में है, जहाँ राज्य और व्यक्ति दो ही इकाइयां रहती हैं। समाज का अस्तित्व गौण हो जाता है। या फिर ये कहें कि राज्य स्वयं को समाज घोषित कर देता है। और जब राज्य समाज को स्वयं को समाज घोषित कर देता है तो उस परिस्थिति में वो कस्टोडियन भी हो गया। आप तानाशाह भी, उसे तानाशाह भी कह सकते हैं। आप उसे प्रतिनिधि भी कह रहे हैं, आप प्रबंधक भी कह रहे हैं। वो तो सर्वे सर्वा हो जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा शब्द है जो इनमें से तंत्र के लिए ठीक नहीं बैठ रहा है। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही देखें तो हम कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्शियल डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अंतर है। यानी एक जो है वो पार्शियल डेमोक्रेसी है, एक जो है आइडियल डेमोक्रेसी है। आइडियल डेमोक्रेसी क्या है? जहां सहभागिता हो, और सहभागिता होगी तो ये सारी समस्याएं ही नहीं आएंगी कि हम लोग राज्य के ऊपर इतना अधिक निर्भर हो जाएंगे कि राज्य के बिना हमारा अस्तित्व ही ना हो। आज भी समाज ये मान करके चलता है कि राज्य न करें तो समाज कुछ कर ही नहीं पाएगा। जब ये धारणा बैठा दी जाएगी मन मस्तिष्क में, विचार में, तो वहां पर जो है वो संरक्षक की भूमिका में भी है, तानाशाह की भूमिका में भी है, प्रतिनिधि की भूमिका में भी है, प्रबंधक की भूमिका में भी है। अलग अलग काम करते समय अलग अलग भूमिकाएं जो है उसकी प्रदर्शित होती हैं। ये वैसा ही है जैसा रावण जो है अपने 10 सर दिखाता है और 10 के 10 सर अलग अलग दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज को अगर मजबूत किया जाए तो बहुत सारी जो है समस्याएं सुलझ सकती हैं। इस पर तो हम लोगों ने कई बार चर्चा रखी ही है। एक जो और कोटेशन है उस पर मैं अपना विचार रखना चाहूंगा कि अम्बेडकर सरीखा विद्वान ऐसा संविधान बना ही नहीं सकता। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, BN राव हो, संविधान सभा हो, इस संविधान को भारतीयों का संविधान कहना कितना उचित है, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। दो चीजें होती हैं कि भारत का जो संविधान बना वो दुनिया के देशों से हमने लिया। अब लिया तो हमने उसको नकल किया,
या फिर हमने दुनिया के देशों को संविधानों को समझा और समझने के बाद निर्माण किया? ये नकल करना और समझ करके अपने आप निर्माण करना, ये दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। वास्तव में संविधान कोई आसमान से टपकी हुई किताब तो है नहीं। वो तो लिखा ही ऐसी जाता है, उसका प्रारूप जो है वह दुनिया भर से लिया जाता है, दुनिया भर के सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम नकल कह दे रहे हैं उसको, तो मुझे लगता है कि नकल कहना तब पर्याप्त नहीं होता जब उसमें अपनी समझदारी का प्रयोग किया गया होता। लेकिन भारतीय संविधान को देखा जाए तो इसमें कुछ नकल भी दिखाई देती है, और कुछ अपनी इनकी सोच समझ भी दिखाई देती है, कैसे गुलाम बना करके रखा जा सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अंग्रेजों के संविधान में नहीं थी। वो तो जब हमारी संविधान सभा बैठी तो उन्होंने जो है वर्गों के आधार पर अलग अलग जो है सुविधाएं देने का, अलग अलग जो है आरक्षण देने का, और अलग अलग, तो ये सारा ब्रिटिशियर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था। यहाँ पर हमारी संविधान सभा ने वहां से अगर दुनिया भर से कुछ लिया है तो वो 80% लिया है, जितना मैं समझता हूँ। भारत के संविधान में 1919 का संविधान और 1935 के संविधान से लगभग 80% लिया गया है, और बाकी का 20% अपना है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि बाहर से लिया गया, अगर लिया गया अच्छा लिया गया, सोच समझ कर विचार लिया गया, विचार मंथन किया गया, चिंतन किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अगर डॉक्टर अम्बेडकर को ही इसका श्रेय देना चाहता है, कोई समस्या नहीं है। कोई बी एन राव को श्रेय देना चाहता है, कोई समस्या नहीं है। प्रश्न यह है कि हम लोग श्रेय की होड़ में इतने मग्न क्यों हैं? हम लोग इस पर विचार कर क्यों नहीं करते हैं कि ये व्यवस्था के अनुकूल है कि नहीं है? श्रेय के होड़ की स्थिति तो ऐसी है कि 30 साल पहले, 40 साल पहले जो है अगर देखें तो कोई इसका श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं था। आज पूरी की पूरी व्यवस्था देखते हैं पिछले 15-20 वर्षों में ऐसी हो गई है जो संविधान का श्रेय लेने के लिए तैयार बैठी है। और उसका लाभ किसको मिल रहा है? तो लाभ सारे राजनीतिक दलों को मिल रहा है। राजनीतिक दल से उनको मजबूत कर रहे हैं। और हर पार्टी को पता है, चाहे जो भी सत्ता में आए, चाहे न्यायपालिका हो या विधायिका हो, ये दोनों अच्छी तरह से जानती हैं कि समाज को गुलाम बनाए रखना है, तो उस गुलामी का जो लिखित दस्तावेज है वह संविधान ही है। अर्थात संविधान जिसके नियंत्रण में है वह समाज को नियंत्रित कर सकता है, व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए ये लोग वास्तव में संविधान की श्रेष्ठता को सिद्ध न करके अपनी संसदीय श्रेष्ठता को या न्यायपालिका की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। संविधान तो एक मात्र जो है उसका आधार है, और उस आधार को किसी न किसी व्यक्ति के साथ जोड़ना है, तो वो आप उस व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं जहां आपका वोट बैंक मजबूत होता है। तो ये सारा मुझे लगता है कि श्रेय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ले भी रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। ये अगर स्वीकार कर लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया और संविधान खराब है, तो इसका श्रेय उन्हीं को जाएगा। और यदि हम ये मान कर चलते हैं नहीं उन्होंने नहीं बनाया, बहुत विद्वान थे बी एन राव, उन्होंने बनाया, तो फिर इस संविधान की अव्यवस्थाओं का जो दोष है वो बी एन राव पर भी उतना ही आता है। यदि ये मान ले कि इन दोनों ने नहीं बनाया और संविधान सभा ने बनाया, तो सारा दोष फिर डॉक्टर अंबेडकर पर ही क्यों जाए? फिर तो सारा दोष पूरी संविधान सभा पर जाता है। तो मुझे लगता है कि दोषारोपण करना, श्रेय की होड़ करना, ये स्थिति ठीक नहीं है। विचार मंथन करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, क्या नहीं है, किस परिस्थिति में बना होगा। उस परिस्थिति में हो सकता है कि बहुत सारी मजबूरियां रही हो, ठीक भी हो, परिस्थितियां बदल गई, संशोधन होने चाहिए, होते रहते हैं, उसके प्रति रूढ़ नहीं होना चाहिए। और संशोधन से काम ना चले, बदलना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही स्वतंत्र विचार मंथन है। कोई किसी विचार से प्रतिबद्ध हो जाए जड़ के समान, तो फिर वो किसी संशोधन को स्वीकार नहीं कर पाता। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करें। आज चंदन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चंदन जी, अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। जी नमस्ते, बताइए। अ, रखेंगे अपना बात, थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए है ना। जी जी ठीक है। ठीक।
कट गया उनका। बाबा जी वो बाद में अपनी बात रखेंगे। चंदन जी, अगर आप कुछ और भी कहना चाहें विषय से हटकर तो आप अपनी बात रख सकते हैं, बाकी के साथी बताएं। विपिन जी, आप कुछ शुरू करेंगे तो बताइए। बताइए राजेश प्रजापति जी। जी भैया, प्रणाम सभी को। जी बताइए। मैं थोड़ा सा ये समझा भैया कि जैसे देख, नकल मार के एक लड़के होते हैं जो कि परीक्षा को पास कर जाते हैं। उसी तरह मैं सोचता हूँ कि जो अंबेडकर जी थे, ये फ्रांस ब्रिटेन जहां से भी है, नकल मार के एक संविधान बनाए हैं जो कि उसमें वो चीज नहीं है कि जो समाज को एक अच्छा समाज दे सके, अच्छा तंत्र दे सके। वो ठीक ऐसा है कि इन लोग तंत्र में बैठे लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग का पेट भरता रहे, समाज को गुलाम बना के रख सकें। इस हिसाब से संविधान बनाया गया है, जिसमें मुनि जी बताए हैं कि भैंस का दूध की थन जो हो जाए वो तंत्र लोग के तरफ हो जाए, थन का उपयोग तंत्र करें, और समाज की ओर भैंस का मुंह हो जाए, मुंह देखते रहे समाज। इसी यही मेरे को समझ में आता है। बस इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मेरी बात समाप्त हो गई भैया। जी, बाकी के साथी बताएं। पवनजय जी, आप कुछ कहना चाहें, या विपिन जी, सोहन जी, आचार्य जी, माता प्रसाद जी। ज्ञानेंद्र जी भी तो कुछ बोलेंगे। जी बाबा, बोलता हूँ कुछ। हाँ ठीक है, ये आपको बाद में बोल रहा हूँ, आप सोचिएगा तो। नहीं, ठीक है बाबा, कुछ कर देखिए, चर्चा की स्थिति मुझे ऐसी लग रही है जैसे कहते हैं कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। सबने मौन रह करके स्वीकृति दे दी है, जो है सब सही है। वास्तव में स्थिति कुछ ऐसी ही है। आज ये कुछ भी है। आज वर्तमान परिस्थितियों में हम अगर देखें, पूरे देश का अवलोकन करें, तो कम से कम स्वतंत्रता के बाद यह बात बहुत अच्छे से बैठा दी गई है लोगों के दिमाग में कि ब्रिटिश रूलिंग हम लोगों को गुलाम बना के रखी थी, और स्वतंत्रता हमको संविधानिक संविधान आ जाने के बाद मिला। ये बात अलग है कि अगर हम उस विषय वस्तु को और गहराई से समझें, तो बात ये समझ में आती है कि हमने पहले भी मतलब आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि 1862 के आसपास, जब क्राउन का पूरी तरीके से, यानी ब्रिटिश क्राउन का पूरी तरह से देश के व्यवस्था में हस्तक्षेप हो गया,
ब्रिटिश क्राउन का पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर मिल गया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने हमारे देशी रियासतों के साथ, राजाओं के साथ संधि के आधार पर ही देश को रूल किया है। यह बात भी इससे एक बात साबित होती है कि हमारे राजाओं ने ही कुछ शोषण के अधिकार हमारे उनको दिए हैं, जो हमारे अपने थे उन्हीं लोगों ने ही दिए हैं। ब्रिटिश क्राउन को, जैसा कि बाद में कई तरह के भेद किए उन्होंने, तमाम कानूनों के माध्यम से चीजें इधर उधर करी, लेकिन फिर भी एक बात तो ये तय है कि देश की 99% ये जनता समझ रही है कि यह संविधान ही है जिसके कारण हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पा रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र कह पा रहे हैं। एक नेता पवनजे भैया है, पवनजे भैया ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी। मैं इनके पास गया था लखनऊ, और इन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में इस संविधान ने, इस लोकतंत्र को चलाते चलाते हम इतना तो सीख गए हैं कि हम अपने सामने खड़े मुख्यमंत्री को भी झापड़ मार देते हैं। केजरीवाल की बात को लेकर भाई साहब कह रहे थे कि कम से कम देश की जनता नेताओं से काम लेना सीख रही है, या ये इस तर्क के आधार पे कहा था, लेकिन फिर भी ये बात है कि देश की जनता कम से कम ये बात समझ रही है कि आज के डेट में जो देश को चलाने वाले लोग हैं उनको हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे 5 साल में एक बार वो हमारे पास आएंगे तो हम तभी देख लेंगे उनको। अभी कोई बात नहीं, अभी 5 साल हमको लूट रहे हो, लूट लो, 5 साल बाद हम तुमको देख लेंगे। ये भाव भी अगर आया है तो वो संविधान के साथ आया है। एक चीज और, इस संविधान के साथ एक बात यह भी आई है जो बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा दी गई है कि ब्राह्मण और उनके कुछ चट्टे बट्टे कह लीजिए, मेरी भाषा थोड़ी सी उन्हीं के हिसाब से है, मेरी अपनी भाषा नहीं है, ये जो लोग स्पष्ट रूप से समाज में एक बात फैलाए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों ने मिल करके देश की शेष आबादी को, यानी कि जिसमें से अधिकांश ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उन सभी को गुलाम बना के रखा हुआ था हजारों सालों से। मतलब आगे हड़िया टांग देते थे कि थूको तो हाड़ी में थूको, और पीछे झाड़ू लगा देते थे कि चलते हुए तुम्हारे पैर की गंदगी भी नहीं दिखनी चाहिए, तो झाड़ू भी। ये सारी बातें एक हाइपोथेटिकल है, या कह लीजिए कि किसी को बदनाम करने के लिए रची गई हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देश की बहुत बड़ी आबादी उसको सच मान रही, ये मान रही है कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं और हमको गुलाम बना के रखे। यूरेशिया कहाँ है, ब्राह्मण कहाँ से आए हैं, उनका रेस क्या है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ये बहुत सारी बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, या लोग भी इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। समस्या यह है कि हम जिनको पढ़ा लिखा समझदार कह रहे हैं, एक भारत की आम जनता ये मान के चलती है कि वो जो कह रहे हैं उन्होंने पढ़े लिखे के आधार पे कहा है, उन्होंने पढ़ा होगा, ऐसा उन्होंने समझा होगा। क्या कहते हैं कि पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य प्रसारित कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि घर में एक रोटी खाने के लिए है तो आधी रोटी खाओ, आधी रोटी का तुम किताब लेकर के खाओ। शिक्षा को इतना ज्यादा पिछले कुछ वर्षों में, या कह लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद इतना ज्यादा महत्व दिया गया कि पढ़े लिखे होना ही सही होने की पहचान बन गया। आज वही पढ़े लिखे लोग किस तरीके से झूठ फैला रहे हैं ये हम सब खूब अच्छे से जान रहे हैं, चूंकि हम सब लोग यहाँ लगातार विचार मंथन करते हैं। लेकिन कितने लोग विचार मंथन करते हैं? आप प्रतिशतता के आधार पे निकालेंगे तो जीरो लगाते हुए आपके हाथ थक जाएंगे, आप परसेंटेज में नहीं गिन पाएंगे कितने लोग विचार मंथन के आधार पे कोई बात कहते हैं। इस देश की अधिकांश आबादी हौफा, अफवाह, इन्हीं के आधार पर निर्णय लेती है। मैं इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए कहा हूं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम संविधान संशोधन कर किए बिना समस्याओं का समाधान नहीं देख पा रहे हैं, और देश की एक बहुत बड़ी आबादी, चाहे उनको
किसी भी तरीके से मजबूत किया गया, लेकिन वह वर्तमान स्थिति में कहीं मजबूत है एक आम आदमी की अपेक्षा। और वो यह मानते हैं कि इसी संविधान से, जो ये आज बिगड़ा हुआ संविधान, या यह कह लीजिए कि नेताओं के हाथ की कठपुतली संविधान, या यह कह लीजिए कि वकीलों के लिए स्वर्ग वाला संविधान, यही इनके लिए अपने तर्पण का, अपने जीवन के एकमात्र आश्रय के रूप में देख पा रहे हैं। और वो लोग इतने अच्छे तरीके से अफवाह फैलाते हैं। मैंने देखा है कि हमारे साथ के बहुत सारे लोग जो गंभीर विचार मंथन करते हैं, वह भी उन्हीं अफवाहों के आधार पे अपनी बात कहते आए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम अफवाहों के बीच में, या यह कह लीजिए अफवाहों से मुक्त वह व्यक्ति भी नहीं है जो कंप्लीट विचार मंथन करने के बाद ही कुछ कहता है। और ऐसी परिस्थिति में हम कह रहे हैं, जब एक राजनीतिक दल, या यह कह लीजिए कि एक संगठन, साम्यवादी संगठन, विचारधारा पूरे देश में यह फैलाने में कामयाब रही है कि वर्तमान भाजपा, या यह कह लीजिए कि संघ समर्थित संगठन, जिसका आज, संघ समर्थित पार्टी जिसका आज शासन है देश पर, वह पूरे देश को गुलाम बना के रखना चाह रही है। और अगर यह संविधान में कुछ भी छेड़छाड़ करती है, तो उसका एकमात्र लक्ष्य यही माना जाएगा कि यह गुलाम बनाने के लिए कर रही है। यह नहीं माना जाएगा कि संविधान में संशोधन वर्तमान समय की आवश्यकता है और उनके भले के लिए ही हो रहा है। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर भी और समाज में अनेक जगह मैंने घूम के चर्चा की कि कृषि कानून जो 3 ला रहे थे, उससे किसानों का क्या नुकसान हो रहा था। एक भी उत्तर किसी के पास सटीक नहीं था, लेकिन हर व्यक्ति यह कह रहा था कि 3 काले कानून थे। आज हम संविधान संशोधन को इतनी प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, इतनी समझदारी भरी बात कर रहे हैं, आखिर इसका हल क्या? ये बात कहां तक जाएगी? फिर भी एक क्या कहते हैं ना कि वो दबी सी आवाज की, घुटन सी की सी आवाज रह जाएगी कि हाँ, होना तो चाहिए था संविधान संशोधन, शायद देश सुधर जाता। लेकिन हम ही लोग नहीं माने, इसके अलावा और क्या हाथ में आएगा? बस मेरी बात यही इतनी है। जी, बाकी के साथी बताएं। बताइए आचार्य जी। जी, प्रणाम बाबा, नमस्कार। देखिए, जब हम सरकारों की वकालत भी करने लगते हैं ना संविधान सुधार के साथ साथ, तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। 3 कानून की बात करी थी। हम 100 रुपए की चीज खरीदेंगे, बेचेंगे कितने की, क्या कुछ निर्धारित किया गया था उसमें? सबसे बड़ी कमी उसकी देखी गई थी। मैंने तीनों बिलों को पढ़ा था अच्छी तरह से, और जिस दिन ये बिल बना था उसी दिन किया कहा था कि, मैं उस समय शायद जुड़ा हुआ नहीं था जो है, लेकिन अपने गांव में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में कहा था ये बिल सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। क्योंकि उसका एक कारण मात्र था कि व्यापारी जो चीज 10 रुपए की खरीदेगा, वो बेचेगा कितने की। और हम लोगों का एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत था, उसके आधार पर हमने बात कही थी कि चिप्सोना बंद जिस समय आलू आया था हमारे यहाँ पर जो है, तो कुछ कंपनियां लेकर के आई थी। और उन कंपनियों ने पहली साल जो है, वो इस बात को कहा कि हम आपका आलू 800 रुपए बोरी 50 किलो की खरीदेंगे, और आप ये क्वालिटी वगैरह बना कर दीजिए। वो आलू ले लिया गया, और आलू लेने के बाद में जो है, वो हम लोगों ने लगाया, और लगाने के बाद में उन्होंने आलू पूरा खरीदा। दूसरी साल खरीदा, तीसरी साल आलू की पैदावार ज्यादा हुई और उसका रंग और वो नहीं बन पाया। क्योंकि रंग और क्वालिटी प्रकृति के आधार पर बनती है खेती की, मनुष्य के आधार पर नहीं बनती कि मैं अपने हिसाब से इसकी क्वालिटी दे दूंगा। वो आलू उन्होंने नहीं लिया, और जब उन पर दबाव पड़ा कि हम आगे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और जो आपकी दवाई वगैरह बीज आपने दिया है इसका पैसा नहीं देंगे, तो वहां पर उन्होंने एक कड़ा बनाया लोहे का, आज भी मुझे याद है। और लोहे के कड़े में ये कहा था कि इस आलू को, जो इस लोहे के कड़े में साहब निकल जाएगा, वो आलू हम ले लेंगे। क्या था ये? तो हम कभी तो जो है सरकार की तरफ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कभी जो है व्यापारियों की तरफ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कभी समाज की तरफ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कम से कम एक मोटिव तो हमारा होना चाहिए। रही समाज की बात, तो मैं हमेशा कहता आया हूं, अरे समाज का जब 2 भाइयों में लड़ाई होती है तो वो अदालत में कौन सा जाता है? वो 2 भाई में क्यों मतलब बैठ करके ये नहीं होता कि साहब चलिए मैं एक 1 फुट जमीन कम ले लेता हूं, मैं दूसरी जमीन को कम नहीं लेता, चलिए।
एक पेड़ मेड़ पर खड़ा हुआ है, मेड़ के पीछे लड़ाई कौन करता है? ये सारी बातें जो है वो हमें समझना पड़ेगा। मैं लोक स्वराज्य के कॉन्सेप्ट से यही है कि एक संविधान सभा बननी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो संविधान का अधिकार स्वतंत्र रूप से नेताओं के पक्ष में नहीं होना चाहिए। इसका एक कारण मैं जानता हूं कि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है और उसकी प्रति अपनी वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि वो वही कानून लाएगी लगभग लगभग जिसमें वोट बैंक या तो उसकी जो अपना मेनू है, जो उसकी विचारधारा, उसके आधार पर, या वो देखेगी कि मेरा अपना जो जो वोट बैंक कैसा बचा रहे, मतलब कुछ सुधार भी हो जाए, कुछ कानून भी आ जाए नए, और मेरा वोट बैंक ही बचा रहे। जब संविधान सभा बन जाएगी तो वहां पर ये चीज नहीं देखी कि हमारा वोट बैंक बना रहेगा या नहीं रहेगा। जो राष्ट्र के देश के हित में सही होगा, समाज के हित में सही होगा, शायद वो उसका निर्णय ले पाएंगी, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है उसकी भी, लोक स्वराज्य के स्तर पे भी। लेकिन सरकार ये खुले में कर रही है। कांग्रेस का हम देख सकते हैं, बीजेपी को भी देख सकते हैं, और भी अन्य चीजें देख सकते हैं। तो इन आधारों का हमें एक कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा जिससे समाज में हमारी छवि जाए। छवि का मतलब यह कि वास्तव में एक तरफ से लड़ रहे हैं, समाज ही हमारा सुन करके हमारी बातों को विचलित हो जाएगा। भाई कैसे क्या किया जा रहा है, किस तरह का आधार है। और मैं तो मीटिंग में गया हूं, एक मीटिंग में गया था, आदरणीय नरेंद्र जी साथ थे, मासा बहादुर सिंह जी शायद जुड़े हों, वो साथ में थे। वहां पे जब उस तरह की बातें कही तो बोले आप तो सरकार के विरोधी हो। और बहन जी साधी प्रज्ञा जी थी, ये बिनावर के पास की बात है, कम से कम थे 30-40 आदमी गांव के लोग एकत्र। बुद्धिजीवी वर्ग बड़ा अच्छा, और मतलब जो है इंटेलेक्चुअल, जो थोड़ा समझदार वर्ग कहेंगे, उसने प्रश्न उठाए। तो नरेंद्र जी ने फिर स्पष्टीकरण दिया कि हमारा विरोध जो है वो सरकारों के पक्ष में नहीं है, ना इसके ना उसके, लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं, मैं ही बोल रहा था। तो ये सारी बातें भी हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि समाज में भी कहाँ कमी है। संविधान में मैं यही कमी मान रहा हूं कि संविधान का अधिकार जो नेताओं के पास है कानून बनाने का, वो स्वतंत्र रूप से एक संविधान सभा बन जाए, और उसका आधार ये हो कि सामाजिक स्थिति परिस्थिति के अनुसार उस कानून संविधान को बना करके उसके ऊपर किया जाए। तो कानून का मतलब इतना ही है कि जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं वो यही देखती है कि भाई हमारा वोट बैंक, वहां वोट बैंक का कोई, मैं पुनः इस बात तो कह रहा हूं, वहां वोट बैंक का कोई वो तरीका नहीं, एक चीज नहीं होगा, वोट बैंक का कोई आधार नहीं होगा। दूसरी एक बात और कह रहा हूं, जहां शिक्षा की बात है, अब साहब कल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, धर्म। तो धर्म जो है वह है तो हमारा गुणवाचक, अब उसको बना दिया गया है चिन्हवाचक, पहचानवाचक। तो इसी तरह से जो है वो संविधान में जितनी भी अच्छी चीजें भी हैं वो सरकार के द्वारा नियत पर ही लागू होती हैं। सरकार की अपनी नियत क्या है? अरे वही अखिलेश जी थे, वही संविधान था, और आज आज योगी जी भी हैं, वही संविधान है। कुछ तो परिवर्तन देख रहे हैं हम। यदि अगर हम सरकारों की पक्षधर करते हैं तब तो फिर क्या जाएगा, ये तो व्यक्ति की मानसिकता पे ही है, डिपेंड कर रहा है। मानसिकता के आधार पर हम कितना भी बढ़िया कोई चीज बना लें, उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। इसलिए जो चीजें अच्छी भी हैं, जहां शिक्षा का उद्देश्य जैसे अभी बताया गया, तो वही शिक्षा है। और उस शिक्षा को आज की केवल पढ़ाई लिखाई के जो स्वरूप दिया गया, अक्षर ज्ञान जिसके लिए आज की डेट में बोला गया है, बाकी नैतिक शिक्षा और इन चीजों का तो कोई समावेश विशेष है नहीं। अगर संस्कृत पढ़ाई जाती है तो अनिवार्य रूप के विषय में पढ़ाई जाती है, नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप के विषय में है। वहां एक सब्जेक्ट होता था प्राचीन व्यवस्था में, या फिर पीछे की थोड़ी जाए चले जाए। एक बात से मैं और सहमत हो सकता हूं, कुछ समाज की जो अपनी शक्ति थी उसको कमजोर किया है लोकतंत्र ने। लेकिन फिर वही बात आ जाए, मुझे याद है जब मैं बाबा के साथ वो हुई थी, क्या नाम है, एक बैठक हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो वहां पे अश्विनी उपाध्याय जी आए हुए थे। तो जब समाज की बात बाबा बोल रहे थे, समाज की बात को रखा गया, वहां ये बात अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा था, आपसे मैं असहमत हूं। और दूसरी बात ये कह रहा हूं इसलिए कि मैं उसी समाज की बात कर रहा हूं, 3 तलाक सरकार को ही क्यों लाना पड़ेगा? अगर सरकार की बात थी तो इसको दूर क्यों नहीं किया गया? क्या वो सामाजिक व्यवस्था से सही है? अब हम छोड़ देंगे समाज की तरफ। तो फिर है भैया, कोई पी रहा है, पी करके हुड़दंग कर रहा है, हुड़दंग करे, तब तक तो उसको रोकिए, हुड़दंग करे तो सरकार रोके, लेकिन पीने के लिए समाज मनमानी है भैया, नहीं, समाज रोकेगा भी नहीं, भी रोक सकता है, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता हो गई। जब हमने उसे अपराध करने के लिए तैयार कर दिया, फिर बात को तो जो है, तो हमारी दोहरी नीति का भी थोड़ा सा समर्थन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी समझता है कि आखिर इनकी बातें क्या हैं, वो भी ये समझना चाहता है। आखिर ये कह रहे हैं शराब पीने के लिए तो इन्होंने छूट दे दी भाई, उससे हाँ आप अपराध करोगे, बल प्रयोग करोगे तो जरूर तुम्हें मतलब जो दंड दिया जाएगा। तो वहां हमने स्वतंत्रता कह दी, भाई उसकी अपनी स्वतंत्रता है।
हम इतना मानते हैं कि घर में बैठ के पी ले, वो समाज में कोई इस तरह की गाली गलौच या अराजकता ना फैलाए, वो राज्य के ऊपर कर दी। अगर यही हम नियम बना लें, भैया शराब 10 ग्राम ही पी जाएगी, वो आप अपने घर में पीजिए। तो इस तरह के भी नियम कानून जो हमारे सामाजिक है ना, समाज हमारे लिए स्वीकार, क्योंकि एक पक्ष हमारा कोई मजबूत नहीं हो पाता। जैसे ही हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था को तो उसको दोष देने लगेंगे, जैसे ही देखते हैं सरकार की उस पर तो हम बिलों को या कानूनों की व्यवस्था को ले आएंगे। किसानों की स्थिति में, अब वो किसान है तो समाज का ही अंग। तो इन चीजों को भी हमें आदरणीय जी समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आखिर हम जो है, मैं एक प्रश्न फिर रख रहा हूं, जो कह रहे हैं कि मैंने बहुत लोगों से डिबेट की थी, कानूनों में 3 कानूनों में 2 कानून बिल्कुल सही थे, एक कानून यही थी गड़बड़ी कि हम 10 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचेंगे, ये किसान ने पूछा था। भैया और क्वालिटी अगर आप मांगोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होगी, क्वालिटी अगर तैयार नहीं होगी, क्वालिटी तो जो है तैयार वो उस पर होगी, प्रकृति के आधार पर। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपने मना कर दिया नहीं खरीदेंगे साहब हम, तो आप कह दोगे भाई उनकी स्वतंत्रता है, नहीं खरीदते वो। तो इन सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा। मैं अपनी बात को जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। पवन जी हैं या कोई और साथी बोलना चाहें? सभी जी बंधुओं को बताइए पवन जी। नमस्कार। संविधान हमारे देश की रीढ़ है, आत्मा है। इसी से ही जो है इन 75 वर्षों में काम हुए हैं। अभी ज्ञानेंद्र भाई ने बताया कि जो दबे कुचले वंचित लोग थे, उनके आंसू अगर कहीं से भी पोंछे गए हैं तो संवैधानिक जरिए से ही पोंछे गए। और जिन लोगों ने इस देश में विकास की गंगा बहाई है, उद्योगों के परचम लहराए हैं, उनको भी इस देश के संवैधानिक व्यवस्था ने ही ऊपर उठने में मदद किया। नहीं तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी अंबानी कभी पूंजीपति ना हो पाता। वो तो बस एक मील के पत्थर हैं। ऐसे तमामों तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी तकदीर को इस देश में लिखा। आज उन्हें पूंजीपति के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन वो लोग आम लोग। इसी संवैधानिक व्यवस्था ने, इसी देश ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। ऐसे लोगों को मौका दिया जिनको ये भी हक नहीं था कि वो इंसान कहे जाए। इंसानों के साथ उठने बैठने का भी हक नहीं। वो लोग भी जो है आज अपने को मुख्य धारा में ले आ पाए। आप चाहते हो कि संविधान बदल दिया जाए, व्यवस्थाएं बदल दी जाएं, सरकार सत्ता कैसे चले, पूरा दिन रात आप इसमें मनन करते हैं, करिए। राजा राम मोहन राय ने भी किया था, आप भी करिए। और अधिकार कैसे बन बढ़े, सत्ता कैसे मजबूत हो, इस पे खूब चर्चा कीजिए। और सत्ता के लिए पूरा प्रयास करिए। लगभग लगभग पूरा देश आज सत्ता के लिए प्रयास कर रहा है। हर आदमी जो है सत्ता के लिए समाज से अलग हुआ जा रहा है। और हर समय वह इस स्थिति में रहता है कि सत्ता कैसे बची रहे, सत्ता कैसे गिर जाए। समाज की चिंता तो है ही नहीं किसी को, सामाजिक व्यवस्थाओं की किसी को परवाह ही नहीं। और उसकी जरूरत ही किसको। धन्यवाद।
बाकी के साथी बताएं। या जी, नमस्कार। जी बताइए आदरणीय। हमारी जितनी भी चर्चा होती है उसका एक ही केंद्र बिंदु रहता है। वो केंद्र बिंदु रहता है कि हमारी शासन में भागीदारी कैसे हो, अर्थात शासन के जो नियम बनते हैं उनमें समाज की भागीदारी कैसे हो। पर उससे पहले हम समाज को समाज के रूप में कैसे सिद्ध करें, समस्या केवल यही है। और इस पर एक भी कदम हमारे इतने जो 20-22 साथी हैं इनके अलावा कहीं बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो विचार हम करते हैं, ये अच्छी बात है। और अगर कहीं भी एक चिंगारी जगी है तो वो विकराल रूप धारण करेगी, ये भी निश्चित है। लेकिन फिलहाल तो ये बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है, क्योंकि जो सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेज करके गए हैं वो व्यवस्था ही इस प्रकार की करके गए हैं कि एक निश्चित वर्ग, न इसमें कहीं कोई जाति आती है न ही कोई वर्ग आता है। वो एक कुछ ही एक संख्या है कुछ लोगों की जो पहले भी, स्वतंत्रता के पहले भी सर्वोपरि थे, अर्थात समाज में वर्चस्व था। अब कुछ अपवाद जरूर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहचान या अपनी छाप हमारे देश के अंदर छोड़ी है, जैसे कि पवन जी भैया ने बोला है, अंबानी हैं, टाटा है, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन इन्होंने, हमारे बाबा ही का उदाहरण ले लें हम। बाबा है, इन्होंने अपनी अमिट छाप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्राप्त की है जी। तो ऐसे समाज में कुछ ही लोग हैं जिनको समय का साथ मिला है और उन्होंने अपना बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा रखा कि वो सत्ता के बीच में और सत्ता जो तंत्र है उनके बीच में सामंजस्य बना के अपना रास्ता प्रशस्त करने में सक्षम रहे, समर्थ हुए हैं। हर एक किसी का ऐसा समय साथ नहीं देता है। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, आकांक्षाएं सबकी होती हैं, आशान्वित सभी होते हैं, मेहनत करते हैं। और हम लोग भी यहाँ इस मंच पर बैठ कर के ये जो चर्चा कर रहे हैं वो आशान्वित होकर के ही कर रहे हैं कि शायद जो स्थिति है उसमें अंत्योदय का कहीं कोई समय आ जाए कि वो अपनी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। नहीं तो जो दवा कुचला है वो दवा कुचला ही रहता है। बात है केवल समझदार बनने की, क्योंकि जो अंत्योदय में अंत में पंक्ति के बिल्कुल अंत में खड़ा हुआ है वो शरीफ तो निहायत है, लेकिन समझदार कैसे बने, केवल चिंता और इसी बात के लिए हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं और समाज में अपने संदेश को पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अपने 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 स्तर पर सभी कर रहे हैं। महात्मा की संविधान ने हमें जो दिया ठीक है, उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन हाल फिलहाल उसी को हम स्वीकार करके और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बात यही है कि जो अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो इस व्यवस्था के अंदर कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, अपनी समृद्धि को कैसे प्राप्त हो सकता है। इस ये आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी के साथ मेरी बात पूरी हुई। आगे बाबा और मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जी बाकी के साथी बताएं।
चलिए और कोई बताइए कुछ। हम्म, कोई बात नीता जी को बोलनी हो। कभी साधना जी कुछ नहीं बोलती हैं। आप बताइए ब्रजेश जी। बाबा जी, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आप अपनी बात रख दीजिए। फिर प्रश्नोत्तर सत्र में देख लेंगे, कोई बोलेगा तो। ठीक है कि आज के चर्चा में हम लोगों ने लोकतंत्र की तुलना एक भैंस से की है। तो हमें एक भैंस मिली, लेकिन अब हुआ क्या कि हमें यह समझा दिया गया, ये भैंस बहुत गोबर करेगी, गंदगी फैलाएगी चारों तरफ। तो चलो आगे का हिस्सा आप ले लो, सब साफ सफाई है। अब पीछे का हिस्सा हम ले लेते हैं, सब गोबर उबर वाला। तो भैंस का मुंह तो कर दिया हमारे से पास, और थन ले लिया अपने पास। इसका मतलब कि भैंस की दूध दुहेंगे वो, और खाना खिलाएंगे हम। सटीक उदाहरण है ये एकदम, कि वो जितना चाहे टैक्स लगा सकते हैं हमारे ऊपर। जब कहेंगे, जब मन करेगा तब कहेंगे कि देखिए ये भैंस का तो दूध घट रहा है, ये भैंस तो दुबली हो रही है, और दीजिए, और खिलाइए आप। क्या यह उचित है? तो हुआ क्या इसके बाद? ये एक रूपक है, कोई प्रत्यक्ष घटना तो है नहीं। हुआ ये कि एक मार्गदर्शक शोध संस्थान आ गया। तो जब वो दूध दूहने के लिए बैठते हैं, तब ये मार्गदर्शक संस्थान वाले उसके मुंह में कुछ मार देते हैं, जो भी मान लीजिए, परेशान कर देते हैं, और वो भैंस दूध गिरा देती है। यही तो स्थिति है हमारे आज के लोकतंत्र की। क्या यह उचित है? और क्या हमको इस स्थिति को बदलने के लिए उस भैंस को परेशान करना पड़ेगा जिससे कि वो लात मारे? अगर यह स्थिति इस तरह की है तो भाई ये स्थिति तो अच्छी नहीं है, बदलना तो पड़ेगा। एक दूसरा इस आज के कोटेशन का है कि हमारी राजनैतिक व्यवस्था में, राजनीतिक माने संवैधानिक, संवैधानिक व्यवस्था ने तंत्र को कस्टोडियन बना दिया, जबकि वास्तव में तंत्र होता है मैनेजर, लेकिन हमने बना दिया उसको कस्टोडियन। अब अंग्रेज भारत को कहते थे कि भारत के लोग अपढ़ हैं,
गरीब हैं, कमजोर हैं, जातियों में बटे हुए हैं, ऊंच नीच का झगड़ा है, ये कभी भी सरकार नहीं चला सकेंगे। यह कह करके अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा कि आपके अंदर योग्यता ही नहीं है, आप योग्यता सिद्ध करो। योग्यता सिद्ध कैसे करें? क्योंकि हमारे अंदर योग्यता कभी थी भी नहीं, और हमको कभी स्वतंत्रता भी नहीं दी गई कि हम अपनी योग्यता का विकास कर सकें। और जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हम योग्यता का विस्तार कैसे करेंगे अपना, जब हम निर्णय ही नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। तो यही बात हमेशा अंग्रेजों ने कही, और यही बात हमारे संविधान निर्माताओं ने कही कि तंत्र को कस्टोडियन होना चाहिए। अब कस्टोडियन की परिभाषा क्या है? कस्टोडियन की परिभाषा ये होती है कि जब कोई मालिक नाबालिग हो, गंभीर रूप से बीमार हो या पागल हो, तीन शर्तें हैं कस्टोडियन की। नाबालिग माने अक्षम हो निर्णय करने में, या पागल हो, या गंभीर बीमार हो। तब एक कस्टोडियन को अपॉइंट करता है समाज। मालिक तो अपॉइंट कर नहीं पाता है बेचारा। लेकिन उस कस्टोडियन पर एक शर्त होती है कि जब यह मालिक स्वस्थ हो जाएगा या बालिग हो जाएगा, तो आप किनारे हो जाओगे। हमारे जिन संविधान निर्माताओं ने हमारे तंत्र या राज्य को कस्टोडियन घोषित किया, उनको यह क्यों नहीं कहा कि तुम 10 साल कस्टोडियन रहोगे, कि 20 साल रहोगे, कि 50 साल रहोगे? वो 500 साल हमारे कस्टोडियन रहेंगे, 1000 साल कस्टोडियन रहेंगे, हम तो कभी बालिग घोषित ही नहीं होंगे, ना हम स्वस्थ घोषित होंगे। क्योंकि जिस दिन हम स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। जो वो मजा कर रहे हैं, इतना आनंद कर रहे हैं, इसी बात पर तो निर्भर है कि वो कस्टोडियन है और हम उन अंडर कस्टडी है उनके। क्या यह बात हमारे संविधान निर्माताओं की बुरी नीयत का संदेह नहीं पैदा करती है कि उन्होंने अपने को अनंत काल के लिए कस्टोडियन घोषित कर दिया? अनंत काल वो दूध दूध सकते हैं, हमको तो खिलाना पड़ेगा। ये एक दूसरी बात भी है। तीसरी बात जो उठी कि हम लोगों को 70 सालों तक संविधान के ही माध्यम से आजादी मिली है, तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। आजादी पहले मिली है, तो भारत स्वतंत्र पहले हुआ है और संविधान बाद में बना है, 3 साल बाद। इसका मतलब कि संविधान से आजादी नहीं मिली है, आजादी के बाद हमारा संविधान बना है। फिर एक बात और बताइए, एक कहानी आप बताइए हमको। कल्पना करिए कि एक कोई महिला के साथ कोई गुंडा अगर उसको बलात्कार के लिए अपहरण कर लिया, जो भी हो गया, उसको छोड़ दीजिए आबादी। और एक आदमी ने जाकर के उसको बचा लिया। बचा लिया, ठीक है। और बचा करके उससे ये कहा कि मैंने तुमको बचाया है, अब तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब ठीक है भाई, वो तो बचाया ही है,
ओबलाइज तो होगी ही महिला। अब चूंकि वो बचाया है इसलिए इसने बलात्कार शुरू कर दिया। अरे भाई एक बात ये बताओ कि तुम कब तक करते रहोगे? 2 बार किया, 4 बार किया, 6 महीने किया, साल भर किया, 70 साल किया, अब कब तक करोगे तुम? जब वो महिला कहती है कि अच्छा आप हमको मुक्त कर दो, तो कहते हैं कि तुम्हारी मैंने जान बचाई है। विचित्र तर्क है ये भी। जान बचाई थी इसीलिए बचाई थी। मेरी भी तो स्वतंत्रता है, हो गया बहुत तुम्हारा। यह बात भी हम लोग को समझनी पड़ेगी कि वर्तमान भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अनंत काल तक तंत्र का कस्टोडियन रहना। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। कोई भी उसमें एक लाइन भी झूठ नहीं है कि कैसे तंत्र हम लोगों को बनाता है, बेवकूफ बनाता है, वो बात आपको बताता हूं। रामानुजगंज में आज से करीब मान लीजिए 50-60 साल पहले कभी रामानुजगंज में हमारी मध्य प्रदेश सरकार, उस समय मध्य प्रदेश सरकार थी, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि आदिवासी क्षेत्र है और एक यहाँ कॉलेज हम खोल देंगे। सरकार का यह निर्णय हुआ। तुरंत वहां की सूचना रामानुजगंज आ गई। केवल कांग्रेस के नेता के पास कि यहाँ एक कॉलेज खोलने का निर्णय हुआ है। अब देखिए क्या घटना क्या होती है वहां कि हमारे नेताओं ने रामानुजगंज में इस बात की तुरंत आम सभा वगैरह करके हुआ कि रामानुजगंज को कॉलेज चाहिए। जुलूस निकालो, हल्ला करो, मांग करो, अखबारों में दो, रामानुजगंज में कॉलेज दीजिए, हम अनशन करेंगे, हम जान दे देंगे, सब हुआ। मुझे जब पता चला कि कॉलेज तय हुआ तो वहां तो कोई सुनने वाला है ये नहीं है। अंत में यह निर्णय हुआ। और आपको ये और बता दें कि बीजेपी वाले भी उन्हीं के साथ हो गए। हाँ, कॉलेज तो खुलना चाहिए। हम लोगों को बहुत बुद्धिमानी से अगर अगर विरोध कर देते तो झंझट। बहुत बुद्धिमानी से हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया रामानुजगंज में कि भाई पहले 3 लोग जाएंगे भोपाल, हम लोग खर्चा देंगे। ये जा करके वहां मुख्यमंत्री और अपने मंत्रियों से मिले और उनको जा करके ये निवेदन दें और फिर इसके बाद जो होता है वो आके बताओ। सारे नेता अड़ गए कि नहीं इतना दिन, अरे इसमें तो 15 दिन लग जाएगा, हमको तो तुरंत कॉलेज चाहिए। हम लोगों ने मजबूर होकर के ये कहा कि अच्छा भाई ठीक है चलिए आंदोलन करेंगे। उन लोगों ने कहा कि 3 दिन बाद आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग 5 दिन बाद तो करेंगे, नहीं मानेंगे आपकी बात। इसमें क्या दिक्कत है भाई, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं लेकिन हम 5 दिन बाद करेंगे। उन लोगों ने कहा नहीं। शक्ति परीक्षण हुआ वहां, समाज और राजनेताओं के बीच में, और हम लोग जीत गए। और वो लोग नहीं बंद करा सके रामानुजगंज, सारी ताकत लगाने के बाद भी और सारे नेता एकजुट होने के बाद भी बंद नहीं करा सके और कॉलेज खुल गया। अब बताइए कि इसमें क्या किया जाए। सारे राजनीतिक दल के लोग
हमेशा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ होने वाला है उसकी मांग कराओ जनता से तुरंत, सुविधा के लिए। कभी स्वतंत्रता की बात नहीं कहेंगे। ये घटना मैंने आपको सच घटना बता दी। आज भी आप वहां पता कर सकते हैं इस बात का। फिर एक बात बताइए कि जैसा अभी बात हुई कि भाई आदिवासियों को, दलितों को अधिकार दिया गया, ठीक है। ये दलितों और आदिवासियों को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार देने में सारे सवर्णों की स्वीकृति थी कि नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, संविधान में तो नहीं था, तो बाद में कानून बना है। अगर ये संविधान में भी था मान लीजिए, तो संविधान बनाते समय कितने प्रतिशत दलित और आदिवासी थे और कितने प्रतिशत सवर्ण थे? चूंकि उस समय सभी सवर्ण, मैं खुद भी, नहीं, मेरी उम्र कितनी थी? 12 13 की, 11 12 की रही होगी। मैंने खुद विरोध किया है छुआछूत का, और मैंने इतना कड़ा विरोध किया छुआछूत का, बहुत कड़ा। वो पूरी घटना है, वो तो ऐतिहासिक घटना, कि मुझे सबने मिल करके हिंदू धर्म से निकाल दिया। जब मैं 12 13 वर्ष का था तब पूरे परिवार को निकाल दिया हिंदू धर्म से, हमारे पूरे परिवार को। ये हम लोगों ने विरोध किया है छुआछूत का। ये आज वाले दुकानदारी करने वाले क्या विरोध करेंगे? ये लोग तो अछूतों को लूट रहे हैं। ये रामविलास पासवान और जगजीवन राम, इनके बेटे बेटी सब, जो अछूतों का शोषण कर रहा है, दलितों का शोषण कर रहा है, वो क्या बात करेगा? हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है उस समय। हम लोगों को निकाल दिया गया, ये भी आपको बता दें। जब मैं ईसाई बनने लग गया, मैं कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अंत तक टकराऊंगा तुम लोगों से। ठीक है, मैं ईसाई बनने लग गया, तब आर्य समाज वालों ने आकर के हमको पंडित बनाया। ये क्या दलितों की बात आप कर रहे हैं? खाली बात करने से होगा कि कुछ करने से होगा? क्या आज वे दलित जिन लोगों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है इतनी ज्यादा, वो दलित क्या मानने को तैयार है? वो कहते नहीं, दलित तो सब एकजुट रहेंगे। फिर एक बात आप और सोचिए, दलितों के लिए तो दे दिया आपने संविधान में, ठीक है, चलिए। भारत के हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक की संविधान ने बनाया कि किसी और ने? ये इस प्रश्न का भी उत्तर खोजना पड़ेगा। कैसे आपने हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया और मुसलमानों को पहले दर्जे का बना दिया? धर्म के आधार पर आपने कैसे पावर दे दिया? और ढोंग करते हैं धर्मनिरपेक्षता का, कानून बनाते हैं धर्म के आधार पर। इसका उत्तर कौन देगा? तो इसलिए मैं इस बात को समझ रहा हूं कि संविधान में मूलभूत गलतियां हैं। एक प्रश्न और है, जैसे ज्ञानेंद्र जी ने उठाया था, हमको आप एक बात और बताइए। भारत के संविधान में कानून बनाने का अधिकार भी उसी तंत्र के पास है और संविधान संशोधन का भी अधिकार उसी के पास है। भारतीय संविधान में कहीं जनमत संग्रह की भूमिका फिर नहीं है।
दोनों अधिकार एक जगह केंद्रित किया है। दुनिया के और संविधानों में कहां कहां ऐसा है कि जहां सारे अधिकार पार्लियामेंट को या तंत्र को दे दिए गए हों कि तुम ही कानून बनाओगे, तुम ही फांसी का आदेश दे दोगे, और कहीं अगर दिक्कत आएगी, न्यायपालिका गड़बड़ करेगी और कोई गड़बड़ करेगा, संविधान में संशोधन कर दोगे। एक उत्तर और आप खोजिए, क्या दुनिया में कहीं ऐसा भी कानून बना हुआ है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं और संविधान संशोधन करके न्यायपालिका को भी बाहर कर देंगे 9वीं अनुसूची में? होगा तो बताइएगा हमको ये भी। तो अगर इस संविधान को कूड़ा कचरा न कहा जाए तो कब तक इसको छूट दी जाए कि हम 70 साल तक तुम बलात्कार करते रहोगे, मरते तक करते रहोगे, मरते के बाद हमारी बेटी के साथ भी करोगे क्योंकि तुम्हारी माँ की हमने इज्जत बचाई थी? विचित्र तर्क है ये। इसलिए आज थोड़ा सा मैं आपको मतलब उग्र होकर के बोल रहा हूं, क्योंकि कौन सोचेगा? वे लोग नहीं सोचेंगे जिनको पोस्ट ऑफिस चाहिए, जिनको सड़क चाहिए, जिनको बिजली चाहिए, और नेता लोगों से जिनको धन चाहिए, वो तो इस बात को सोचेंगे नहीं। आप विचार करिए कि सुविधा और स्वतंत्रता में से क्या चाहिए। मैं जब जेल में था 18 महीने, तो जेल में हमको कोई कष्ट नहीं था, एकदम जरा सा भी एक नया पैसा भी कष्ट नहीं था, सारा आराम था जेल के अंदर। लेकिन जेल से बाहर निकलने के लिए इतने ललायत क्यों थे? इसलिए कि सुविधा और स्वतंत्रता। आज अगर कोई ये शिक्षा दे रहा है कि हमको सुविधा मिल रही है, तो वह कहीं न कहीं भ्रम में है, और इस भ्रम से निकालने का जिम्मा किसका है? हम लोगों का जिम्मा है। चलिए, मैं अपनी बात आपको थोड़ा सा विस्तार से कह गया। अभी आपके पास समय है, आप और बात आप करिए, पूछिएगा, तो मैं भी और भी समझाने की कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर, कि मैं आपको संतोषजनक उत्तर दिया जा सके। मैं अपनी बात यहीं रोक रहा हूँ। कोई बाबा जी, मैं साथी? बोल सकती हूँ? जी बताइए नीता जी। हाँ, प्रणाम बाबा जी। आप जो बोले कि आज मैं थोड़ा उग्र होके बोला, तो मुझे आज आप बोले थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और अभी और सुनने की वो हो रही थी। आप ऐसे बोले तो हमको भी थोड़ा सा और आज अच्छे से अंदर आज मैं प्रेरणा नीता मिलेगी। ऐसा है कि बहुत दिन के बाद तो मैं थोड़ा सा आक्रामक होके बोला हूँ आज। उससे हमारे अंदर वो मोटिवेशन बढ़ता है ना। नहीं बोलता, जी। आदत भी नहीं है उतनी। तो हमको तो बल मिलेगा ना। बाबा प्रश्न जी, मैं कुछ बताइए कहना कोई। चाह रही थी। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, आप जो बताइए कह रहे ना। थे ना कि अंग्रेज अंग्रेज लोग ये कहते थे भारतीयों के बारे में कि ये लोग अयोग्य हैं, इन लोगों में योग्यता नहीं है, ये सरकार नहीं, देश नहीं चला सकते, और ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मुझे लगता है कि भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही जी है। स्पष्ट हेलो। आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, मुझे ऐसा हाँ, मुझे ऐसा लगता है बाबा जी कि ये बात सही है। अंग्रेज इस बात को यदि बोलते थे तो सही बोलते थे, क्योंकि अगर हम भारत की स्थिति का सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो हमको ये समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों ने सरकारें नहीं चलाई, राजतंत्र नहीं चलाया, पहले भी राजा ही देश की सत्ता चलाते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में मुसलमान आए, और जब में आए तो इस देश के लोगों का खाने का, पीने का, सोचने का ढंग बिगड़ गया। ये इस देश के लोग अपना लक्ष्य भूल गए, उनकी दिनचर्या
जीवन शैली, उनका जो दृष्टिकोण था वो ही बदल गया। मुझे भी अच्छे से याद है, हम जब बड़े हुए तो हमने अपनी दादी के मुंह से मदरसा सुना है, मदरसे पढ़ने नहीं जा रहे क्या। तो ये जो भाषाएं हमारी बदली, बोली बदली, खान पान, क्यों, जो भारत के जो प्राचीन समय में लोग थे वो ईमानदार हुआ करते थे, वो अनुशासित हुआ करते थे, वो सत्यवादी हुआ करते थे। वहां झूठ नहीं था, वहां बेईमानी नहीं थी, वहां पे चरित्रहीनता नहीं थी। वहां पे हमारे भारतीय दर्शन में स्त्री को देवी का दर्जा दिया हुआ था। मुसलमान जब इस देश में इस्लाम जब आया तो उसमें स्त्री की स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। तो ये जो बुराइयां आई, ये जो बेईमानी आई, कुदृष्टि डालना, और ये जो जात पात में हम लोग जो बटे, ये सब बाद में हुआ। और इसको देख के अंग्रेज जो अंदाजा लगाते थे, मुझे लगता है कि वो बात सही है। और वो बात आज भी कहीं ना कहीं सही है। आज भी आप देख लीजिए, हम अब तो और तेजी से जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं इन एक दो सालों में। अब तो हर व्यक्ति अपने नाम के आगे जाट, गुजर, यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इतना देश मतलब इतना तेजी से बढ़ रहा है। ये आज ये क्या है, अब इसको देख के तो लगता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की बात बिल्कुल सही है। हम आज भी टुकड़े हुए हो चुके हैं। आज हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव है, आज हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, आज हमारे जीवन व्यवस्थित नहीं है। समाज हमको, हमारी जीवन शैली जो है, हमारा जो जीवन के प्रति कुछ भी ऐसा कुछ अनुशासन जीवन में दिखता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात सही कही अंग्रेजों ने। और बाबा जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बस मेरी बात पूर्ण हो गई, कि यदि एक मकान है, एक मकान की चार दीवारी अच्छे से हो रखी है, जहां पे अच्छे से चार दीवारी है, दरवाजा है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो और एक मकान है जिसकी ना चार दीवारी हुई है, ना दरवाजा है, टूटा दरवाजा है, तो मुझे लगता है कि चोर के घुसने की या नुकसान होने की संभावना उस घर में ज्यादा है। तो गलती हमको लगता है कहीं ना कहीं, जब तक हम भारत की जनता, हम लोग नहीं जागेंगे, हम लोग लक्ष्य अपना नहीं पकड़ेंगे, व्यवस्थित करके अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमारी यही दशा होती रहेगी। मुझे तो ये लगता है। बस पूरी हो गई बाबू जी मेरी बात। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। किसी का कोई प्रश्न भी हो तो बताइएगा। बाबा, प्रश्न है मेरा एक। हाँ बताइए माता प्रसाद जी। प्रश्न ये है बाबा के, हमारे जब राजशाही थी भारत के अंदर, तो राजशाही तो ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण था, जिसको हम अकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं। लेकिन केंद्रीकरण क्यों नहीं था, जिसके कारण भारत की सीमाएं सुरक्षित न रह सकी और हमें गुलाम होने के माने आज की स्थिति से रूबरू होना पड़ा। चलिए, देखिए ये बात सही है कि राजाओं के टाइम में समाज गुलाम नहीं था। मुसलमानों के टाइम में मुसलमान लोग जो थे वो सामाजिक व्यवस्था में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किए। जी बाबा। थोड़ा सा इस्लाम के मामले में कट्टर हुए। जी। समाज व्यवस्था को कमजोर किया है लगातार अंग्रेजों ने। जी। मैं माता प्रसाद जी से ही सहमत हूँ इस बात से। चलिए फिर माता प्रसाद जी सक्रिय, अगर और कोई बात हो तो बताइएगा। जी बाबा, मेरा प्रश्न ये है कि ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारा जो सत्ता का केंद्रीकरण, जैसे आज सेंट्रल में एक गवर्नमेंट है मजबूत, ऐसा राजशाही में क्यों नहीं हो सका? क्या उसके पीछे के कारण थे? देखिए माता प्रसाद बताइए जी, भाई, बाबा कोई जी। बताइए इसका उत्तर कोई। जी जी, बाबा जी, अभी एक दो सप्ताह पहले हम लोगों की चर्चा हुई थी
और उस चर्चा में हम लोगों ने शनिवार को ये विषय रखा था कि भारत को विदेशियों ने सपेरों का देश कहा। तो उस दिन चर्चा में आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि भारत हर मामले में आगे था, एक मामले में पीछे रहा, सुरक्षा के मामले में। क्योंकि हर हम लोग कोई केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्र जैसी कोई परिकल्पना थी नहीं। हम तो प्रांतों में बटे हुए लोग थे, और हर प्रांत का अपना एक शासन था। भारत कोई राष्ट्र के रूप में था नहीं। भारत को राष्ट्र के रूप में पहली बार किसी ने संकल्पित देखा तो वो देखा चाणक्य ने देखा। तो मुझे लगता है कि जो चर्चा उस दिन हुई थी हमारी, उसमें आपने इसका उत्तर दे दिया था। ठीक है। और कोई बात? ब्रजेश जी, चाणक्य ने कहीं से कोई आधार लिया होगा या अपने मन से ही कह दिया था? क्या थी आचार्य जी का प्रश्न क्या है? ब्रजेश जी ने कहा कि पहली बार चाणक्य ने देखा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाणक्य ने जो आधार खुद बनाया था, या कोई उनको आचार्य साहित्य जी, उपलब्ध हुआ था? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न पूछने का आशय मैं समझ गया। मैं महाभारत काल और रामायण काल की और वैदिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। मध्यकालीन जो युग था, जो विकृतियां आई जिसमें प्रांत बटे, उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि वेदों में है इसकी कल्पना, उससे मैं सहमत हूँ। वेदों में है, राष्ट्र का आधार भी है, स्त्री को माता भी कहा गया है, वो सब ठीक है। मैं उस परिस्थिति की बात कर रहा हूँ जहाँ यहाँ सारी तो गड़बड़ियां हुई। वहां से आचार्य चाणक्य ने इस विषय को संकल्पित किया। हाँ, ये किया कि राष्ट्र को जो है मजबूत होना चाहिए, ये संकल्पित किया आचार्य उन्होंने। जी, हाँ, बताइए आचार्य जी। जी नहीं बाबा, बाबू मेरा जी, ठीक है। मेरा यही प्रश्न था कि उस समय जो बात कही थी, तो उस समय राष्ट्र जो है वो कमजोर हो गया था, तो उन्होंने उस टुकड़ों की और उस तरह की बात कही गई थी जो महाभारत काल में बात कही गई, वही बात भारत से महाभारत बनाने के लिए कृष्ण ने एक संकल्प लिया था, वही चाणक्य ने लिया था। ठीक है। और और बताइए राष्ट्र कोई का जो प्रश्न? कॉन्सेप्ट है वो हमारे साहित्य में मौजूद है। ठीक है, और बताइए किसी का कोई प्रश्न हो तो। आज के विषय पर अगर कोई हो। एक प्रश्न है बाबा। ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र जी और प्रजेश जी, बताइए आपका क्या, आचार्य जी क्या है प्रश्न? मैं प्रश्न ये कर रहा बाबा, जैसे ये भैंस का उदाहरण तो आपने ठीक दिया है, लेकिन जब वोट बैंक के आधार पर ही चुनाव प्रणाली है, और एक ही आधार है सरकार बनाने का और जीत का आधार, तो फिर क्या इसमें आप कोई और सुधार देखते हैं, बिना इसमें कोई योग्यता या किसी भी तरह का कोई बदलाव किए बिना? तो इस तो तो हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग सब प्रणाली को बदलेंगे। जी 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 जी, ठीक है। बाबा जी, वैदराज। हाँ, हाँ, बताइए वैद्यराज जी। बाबा जी, ये जो हम लोग आपने अभी आक्रोश में जो कहा है, ये तो नकार खाने में तूती जैसी आवाज हो गई। पूरे देश को झकझोरने वाली आवाज, बजरंग आवाज। वैसे तथ्यों के साथ में संपन्न, वैसे अनुभवों के साथ में संपन्न कोई व्यक्ति देश में ऐसी, जैसे अभी अन्ना आंदोलन के समय हुआ, ऐसी आवाज उठनी चाहिए, तब तो होगा कुछ बदलाव। ये कैसे उठेगी, कब उठेगी, तो, कौन उठा पाएगा इतना? तो कौन उठाएगा? तो हम लोग जब इकट्ठा होंगे तो उठाएंगे आवाज। अभी 1 महीने के बाद जा तो रहे हैं सब लोग यात्रा में, इसीलिए हम लोग इधर चर्चा करते रहेंगे और हमारे साथी लोग सब जगह जा जा करके संस्थागत ढांचा खड़ा करेंगे। दोनों दिशाओं में कार्य हम लोग कर रहे हैं। बाबा जी, अगर हम लोग जैसे वैद्यराज जी ने कहा कि अन्ना हजारे की तरह करें, तो मुझे लगता है कि एक अन्ना हजारे के साथ फिर ना कोई अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएगा। होता ही है। और ये सही बोल रहे हैं आप। भाई भाई जयप्रकाश जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो जयप्रकाश जी को नेता लोगों की मदद लेनी पड़ गई, और सारा भैंस का थन ले लिया नेता लोगों ने, जयप्रकाश जी को मुंह दे दिया।
यही बेचारे अन्ना हजारे के साथ हुआ, और यही गांधी के साथ हुआ। गांधी, जयप्रकाश, अन्ना हजारे, सबके साथ यही हुआ है, और मेरे साथ भी यही हो रहा था 2009-10 के आसपास। बस यही, डिट्टो यही लाइन थी। जब मुझे यह आभास हुआ कि ये राजनेता लोग हम लोग की मदद नहीं करेंगे अंत में जाकर के, और वही धोखा देंगे, तो मैं किनारे हुआ फिर वहां। हेलो बाबा जी। एक हाँ हेलो, एक कवि है, हाँ। युवा कवि है। वो एक युवा कवि है, वो बोलता है कि जरूरी नहीं है कि भगत सिंह अब की बार भी फांसी पर ही चढ़े। तो आपका जो समय था और उन लोगों का जो समय था, वहां मुझे लगता है ऐसी सरकार थी जो देश के, मतलब जो भारत के हित में काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ काम करने वाली सरकार थी। आज जो सरकार है, अभी वर्तमान में जो सरकार है, यदि भारत के हित में कोई बात बोलता है तो मुझे लगता है कि एक बार को भले ही ना माने, लेकिन उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो कांग्रेस में और बीजेपी में इतना तो फर्क है। चलिए, और कोई बात किसी को, श्रीकांत जी को कोई प्रश्न करना हो तो बताइए। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ मुनि जी। हाँ बताइए। जैसे आपने कई बार उन्होंने कहा है कि आज तक इतिहास रहा है कि हर जन आंदोलन से एक भ्रष्ट नेता सामने आ जाता है, धूर्त। तो क्या हम लोगों का जो आंदोलन है इससे भी कोई धूर्त आदमी आगे बढ़ के फायदा तो नहीं उठा लेगा, हम लोग को पीछे छोड़ देगा? मैं आपको बता देता हूं कि ये सारा खतरा मौजूद है, लेकिन जब हमको खतरा दिखा तो मैं उन लोगों को धीरे धीरे किनारे किया। और वर्तमान में भी ज्ञानेंद्र जी जानते हैं अब कि हम लोग इस विषय में कितना सावधान हैं। तो ज्ञानेंद्र जी जानते हैं, नरेंद्र जी जानते हैं, ब्रजेश जी भी जानते हैं कि कितना ज्यादा सावधान है, मामूली नहीं, बहुत ज्यादा। तो इसलिए वो खतरा नहीं है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ। अगर आप सत्ता का सहारा लेकर समाज को मजबूत करना चाहेंगे तो सत्ता ही मजबूत होगी, कभी समाज मजबूत नहीं होगा। समाज कमजोर होगा, सत्ता मजबूत होगी। सबने एक गलती करी है कि सत्ता का सहारा लेकर के समाज को मजबूत करने का प्रयास किया है। तो सत्ता का सहारा लेंगे तो सत्ता ही मजबूत होगी, समाज कमजोर होता रहेगा। ठीक बात है। ये ठीक बात बताए। चलिए, अब आप समाप्त कर सकते हैं ब्रजेश जी। एक बाबा 11 जी, मिनट ज्यादा हो गया। कल का विषय जो है, कल बताइए। आचार्य जी कल गांधी जी के जीवन दर्शन पर विषय रखना चाह रहे थे। ऐसा है ना ब्रजेश जी, जी बताइए आचार्य जी। रहने दो, थोड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ। और दूसरी बात ये है कि विषय किसी से रखवा दो। बाकी मैं रख दूंगा कि ये पुस्तकें पढ़िएगा गांधी जी को समझने के लिए। नहीं नहीं, जब जो आपको आपको रखना होगा तो आप बताइएगा। नहीं नहीं, मैं रखूंगा तो मेरी थोड़ी बहुत वो हो जाएगा, और वो स्पष्टता हो जाएगी कि ठीक क्या है तो कमियां रही हैं, हाँ, क्या कितनी कमियां हैं। तो कोई बात वो ठीक नहीं। है ज्यादा ब्रजेश थोड़ा जी, सा आप कोई दूसरा बाबा रख दीजिए कल बाबा शनिवार बाबा जी गांधी जी के फॉलोवर्स हैं, थोड़ा बुरा भी लगेगा। नहीं, आचार्य जी ब्रजेश अगर जी पुस्तक है, रखिए। आचार्य जी हाँ। मेरा मैं निवेदन था। मैं मैं पुस्तकों के नाम लिख दूंगा, इन पुस्तकों को पढ़िएगा। राइट राइट, मैं यही जानना चाहता था, आप पुस्तकों हाँ, का मैं नाम लिख देते चार ताकि स्टडी करने में चार हम लोग को आसानी हो चार जाता। पुस्तक चार चार पुस्तक हैं जो गांधी और नेहरू के लिए बेनकाब करती हैं। वो चारों न- पुस्तक और बहुत प्रमाणित पुस्तक हैं। नाम बतला दीजिए, हम लोग को ध्यान में रहेगा। मैं जी। बतला दूंगा, लिख के भेज दूंगा, कल ठीक ठीक। लिख दूंगा। चलिए चलिए चलिए। चलिए। चलिए ठीक है। कल का जो विषय है वो विपुल जी ने सजेस्ट किया है कि हाल ही में जो मालेगांव
बम ब्लास्ट पर एनआईए अदालत का फैसला आया है, एक तो वो दिया है, दूसरा उन्होंने दिया है कि भारत एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ खेलना ये कितना उचित है कितना अनुचित है, ये दो विषय हैं। अगर बाबा जी कुछ सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों विषय में से कोई एक ले लेंगे। एक और वो है। आप लोग कर लीजिएगा। जी आप और बताइए। जी और ज्ञानेंद्र जी मिल करके जो जी तय करते हैं उस पर कल चर्चा रख लेंगे। जी। हमको कोई दिक्कत नहीं है। अ, ठीक है, र- चलिए। केसरवानी जी कुछ कह रहे थे शायद। नहीं नहीं नहीं, हो गई अपनी बात। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग हम्म, कल मालेगांव बम ब्लास्ट पर जो अदालत का जो फैसला आया है उस पर हम लोगों की चर्चा हो सकती है। ठीक ज्यादा है। अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी समाप्त कर सकते हैं। जी।